ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 571, समनकर्ता को पकड़ना। नेफ्लियम शहर। नूह के खिलाफ लड़ाई के बाद इवान को बेहोश हुए 35 दिन हो चुके हैं। इन 35 दिनों में शहर पहले से ही सामान्य हो गया था। उच्च स्तर के शिकारियों की मदद से जो पृथ्वी तत्व से संबंधित कौशल का उपयोग कर सकते थे, शहर को एक बार फिर से बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। सबसे मुश्किल काम लड़ाई के बाद बचे हुए लोगों को शांत करना था। डार्क गिल्ड के अचानक हमले की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या 5 लाख से ज्यादा थी। हालांकि शहर में ज्यादातर चीजें सामान्य हो गई थीं, फिर भी कई लोग डरे हुए थे और शहर का माहौल काफी उदास था। इसके अलावा शहर में हर कोई जानता था कि शहर के पश्चिमी हिस्से में कुछ गड़बड़ है। अधिकारियों ने किसी को भी शहर के पश्चिमी गेट के पास जाने से मना किया था और लोग कभी कभी उस दिशा से आने वाली अजीब ऊर्जा तरंगों को महसूस कर सकते थे। कई लोगों को तो ये भी संदेह होने लगा कि आधे महीने से भी ज्यादा पहले हुई घटना, जिसमें आसमान लाल और सुनहरा हो गया था, शहर के पश्चिमी हिस्से में हुई घटना से जुड़ी हुई है। शहर के लोग पहले से ही डार्क गिल्ड की वजह से डरे हुए थे। उनके घर तबाह हो गए थे और राक्षसों के हमले की वजह से कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया था। ऐसे समय में शहर के पश्चिमी हिस्से में कुछ खतरनाक होने का डर लोगों को बेचैन कर रहा था। शहर में अपराध दर अपने चरम पर पहुंच गई थी और अधिकारियों को लोगों को नियंत्रित करने में मुश्किल हो रही थी। इस समय नेफ्लियाम शहर के प्रशासनिक भवन में शहर की स्थिति और आगे क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए एक बैठक हो रही थी। बैठक कक्ष के अंदर कुल 8 लोग थे और माहौल काफी तनावपूर्ण था। क्या तुम पागल हो? नाथन ने गुस्से में कहा। तुम उन पर हमला करना चाहते हो? क्या तुमने अपने मूर्खतापूर्ण विचार के परिणामों के बारे में सोचा है? यहाँ मूर्ख तो तुम ही हो। रोनन, जो कुछ दिन पहले नेफ्लियम शहर आया था, ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव के साथ कहा। शहर के लोग बेचैन हो रहे हैं। अगर हम जल्दी से स्थिति को हल नहीं करते तो कौन जाने क्या हो जाए। मैं सर रोनन से सहमत हूँ। रोनन के बगल में बैठे चार्ल्स ने कहा। मुझे अभी अभी अपनी टीम से रिपोर्ट मिली है कि लोगों को नियंत्रित करना कठिन होता जा रहा है क्योंकि शहर के पश्चिमी हिस्से की स्थिति के कारण वे सभी बेचैन हो रहे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम उन पर हमला करके स्थिति को हल कर सकते हो? नाथन ने आपत्ति जताई। क्या होगा अगर तुम्हारी मूर्खतापूर्ण हरकत की वजह से स्थिति और खराब हो जाए? वे राक्षस पश्चिमी गेट के 200 किलोमीटर के भीतर ही रह रहे हैं। उन्होंने इस दौरान किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। क्या होगा अगर अंडस को? तो तुम सुझाव दे रहे हो कि हम उन राक्षसों को अकेला छोड़ दें? रोनन ने ठंडे स्वर में कहा। क्या होगा अगर वे राक्षस कल को उत्पात मचाने लगें और लोगों को मारना शुरू कर दें? क्या आप उनकी जिम्मेदारी ले सकते हैं? मुझे लगता है कि रोनन की बात सही है, रेवेनहर्स्ट शहर से आए एस रैंक के शिकारी जैरेड ने कहा। हालांकि मैं समझता हूं कि नाथन क्या कहना चाह रहा है। हम इस संभावना को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वे राक्षस उत्पात मचा सकते हैं और लोगों को मारना शुरू कर सकते हैं। मैं भी उससे सहमत हूं। नेफ्लियम शहर के जोर रैंक के शिकारी क्लार्क ने कहा। मान लीजिए कि हम उन राक्षसों पर हमला करते हैं, लेकिन क्या आप लोग उन्हें हराने के बारे में आश्वस्त हैं? मार्गरेट ने कहा, जो एस्ट्रेट शहर से आई थी। पिछले कुछ दिनों में हमने जो जानकारी एकत्र की है, उससे हमें पता है कि कम से कम 5 एस रैंक के राक्षस और लगभग 100 जोर रैंक के राक्षस हैं। और अगर हम किसी तरह उन्हें हराने में सफल भी हो जाते हैं, तो क्या आपने परिणामों के बारे में सोचा है? हम निश्चित रूप से बड़ी संख्या में शिकारियों को खो देंगे, जो हम अपनी वर्तमान स्थिति में बर्दाश्त नहीं कर सकते। नाथन ने कहा। नाथन सही है। मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा अनावश्यक जोखिम उठाने की जरूरत है। रॉन भी नाथन से सहमत था। अनावश्यक जोखिम? रॉन की बातें सुनकर रोनन ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम भूल गए हो कि आधे महीने से ज्यादा पहले क्या हुआ था? किसी के द्वारा जारी की गई हत्या की मंशा के कारण 10,000 से ज्यादा लोग अपना दिमाग खो बैठे थे। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि उस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। रोनन की बात सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग चुप हो गए। चार्ल्स और कुछ अन्य लोगों के शरीर कांप उठे जब उन्हें आधे महीने से भी ज्यादा समय पहले की उस ठंडी हत्या की मंशा याद आई। मुझे लगता है कि वे राक्षस खतरनाक हैं और हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, नहीं तो हमें उस समय जैसी ही घटना का सामना करना पड़ सकता है। गोल मटोल चेहरे वाली लड़की मियो ने कहा। वह प्लस रैंक की शिकारी थी और नेफ्लियाम शहर से थी। भले ही हम उन पर हमला करने का फैसला करें, हमें एक उचित योजना की जरूरत है। हम लापरवाही से हमला नहीं कर सकते क्योंकि वे राक्षस कमजोर नहीं हैं। क्लार्क ने कहा। चिंता मत करो, क्योंकि तुम जानते हो कि वे राक्षस एस्टार्ट अकादमी के एक छात्र द्वारा बुलाए गए प्राणी हैं, रोनन ने कहा। इस समस्या को हल करने का सबसे आसान तरीका है बुलाने वाले को वश में करना। हमारे कुछ शीर्ष रैंक वाले शिकारी राक्षसों का सामना करेंगे, जबकि एक टीम पश्चिमी द्वार की ओर जाएगी और उस आदमी की तलाश करेगी।
इस तरह हम ज्यादा प्रयास किए बिना समस्या को हल कर पाएंगे। क्या तुम उसे मारने की योजना बना रहे हो? नाथन ने रोनन की आवाज़ सुनकर भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, वह आदमी वही है जिसने शहर को डार्क गिल्ड से बचाया था। हम उसे मार नहीं सकते। हम बस उसे पकड़ने जा रहे हैं ताकि हम शहर के पश्चिमी हिस्से को खोल सकें और बेचैन लोगों को शांत कर सकें। रोनन ने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कहा। कमरे में मौजूद ज्यादातर लोग रोनन से सहमत थे। क्या ये ठीक है? रॉन ने नाथन से धीमी आवाज में पूछा। रॉन की आवाज़ सुनकर नाथन ने अपना सिर हिलाया और खड़ा हो गया। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस पागलपन में हिस्सा नहीं लेने जा रहा हूँ, उसने रॉन से कहा और जाने के लिए मुड़ गया। तुम कहाँ जा रहे हो, नाथन? रोनन ने पूछा जब उसने देखा कि नाथन कमरे से बाहर जा रहा है। कमरे में मौजूद दूसरे शिकारी भी उसे असमंजस में देख रहे थे। मुझे तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, नाथन ने बिना पीछे देखे रोनन को जवाब दिया। हम रणनीति पर चर्चा करने जा रहे हैं अंडरस्कोर। मुझे आपकी रणनीति की परवाह नहीं है क्योंकि मैं आपकी बेवकूफ़ी भरी हरकत में हिस्सा नहीं लेने जा रहा हूँ, नाथन ने कहा और कमरे का दरवाज़ा खोला। नाथन की बात सुनकर रोनन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम इस रैंक के शिकारी हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है अंडरस्कोर। अपनी जिम्मेदारी को भाड़ में जाओ क्योंकि मुझे कोई परवाह नहीं, नाथन ने रोनन को कंधे पर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम्हें इससे कोई परेशानी है तो तुम मुझे आजमा सकते हो। तुम अंडरस्कोर। नाथन की बात सुनकर रोनन गुस्से में था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, नाथन कमरे से बाहर चला गया। कमरे से बाहर निकलने के बाद नाथन ने अपनी भौहें रगड़ी और अंदर ही अंदर आह भरी। समनकर्ता को पकड़ो, उसने बुदबुदाया और पश्चिमी द्वार की दिशा में देखा। क्या ये मूर्ख सोचते हैं कि जो व्यक्ति इतने सारे राक्षसों को बुला सकता है, उसे इतनी आसानी से पकड़ा जा सकता है? नाथन ने सोचा कि कैसे इवान ने सिर्फ एक हमले में टाइटन हाथी को मार डाला और एक बार फिर आह भरी। ये मूर्ख नहीं जानते, लेकिन असली खतरा राक्षसों से नहीं बल्कि उनके पीछे खड़े आदमी से है। अध्याय 572 में उसे दर्दनाक मौत दूंगा, भाग 1। सब कुछ ठीक रहा। हम 2 दिन में हमला करेंगे, रोनन ने हाल ही में बने होटलों में से एक के कमरे में संचार क्रिस्टल को पकड़े हुए कहा। रोनन के आसपास का माहौल थोड़ा अस्थिर था क्योंकि वह कुछ दिन पहले ही एस रैंक पर पहुंचा था और उसे अभी भी अपने कोर को स्थिर करना था। क्या किसी ने आपके सुझाव पर आपत्ति जताई? रोनन की बातें सुनकर संचार क्रिस्टल के दूसरी तरफ से एक व्यक्ति ने हैरान स्वर में पूछा। नाथन, रॉन और मार्गरेट हमले के सुझाव के खिलाफ थे, लेकिन आधे महीने से भी पहले हुई घटना के कारण मैं रॉन और मार्गरेट को मनाने में सफल रहा, रोनन ने थोड़ी हिचकिचाहट भरी आवाज में कहा। सिर्फ रॉन और मार्गरेट? नाथन के बारे में क्या? मैंने उससे तर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने हमले में भाग लेने से इनकार कर दिया और बैठक को बीच में ही छोड़ दिया। रोनन का दिल धड़क उठा और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया जब क्रिस्टल के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने उसकी बात सुनने के बाद भी कुछ नहीं कहा। ठीक है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसने हमले में भाग लेने से इनकार कर दिया है, लेकिन सुनिश्चित करें कि बाकी योजना सुचारू रूप से चले। 1 मिनट की चुप्पी के बाद उस व्यक्ति ने आखिरकार जवाब दिया। रोनन उस व्यक्ति की बात सुनने के बाद आखिरकार शांत हो गया और आश्वस्त स्वर में बोला, चिंता मत करो, मैं सुनिश्चित करूंगा कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। ठीक है, अगर कुछ होता है तो मुझे बताना, उस व्यक्ति ने कहा और कॉल समाप्त कर दी। ऐसा लगता है कि नाथन जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा होशियार है, सेरा ने कॉल समाप्त करने के बाद नेट से कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह भाग लेता है या नहीं। उसके बिना भी हम उन बुलाए गए राक्षसों की शक्ति के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यदि वे राक्षस कमजोर हैं तो जब हम उस पर हमला करेंगे तो हमारे लिए उस आदमी से छुटकारा पाना बहुत आसान होगा, लेकिन यदि वे राक्षस शक्तिशाली हैं तो वे हमारे लिए नेफ्लियम शहर के शिकारियों से छुटकारा पा लेंगे। क्रिस्टल को दूर रखते हुए नेट ने उदासीन स्वर में कहा। कुल मिलाकर लड़ाई का परिणाम चाहे जो भी हो, ये हमारे लिए जीत जीत की स्थिति होगी, एलिजा ने अपने चेहरे पर ठंडी मुस्कान के साथ कहा। 2 दिन बाद नेफ्लियम शहर के पश्चिमी भाग में धमाका धमाका, हजारों शिकारियों की सेना के सही गठन में आगे बढ़ने पर गड़गड़ाहट वाले कदमों की गगनभेदी प्रतिध्वनि चारों ओर गूंज उठी। आसमान में मंडरा रहे रोनन ने पश्चिमी द्वार की ओर बढ़ रहे शिकारियों को देखा और संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। मार्गरेट, रॉन और जैरेड भी रोनन के बगल में मंडरा रहे थे और शिकारियों को देख रहे थे। जैरेड के चेहरे पर एक गंभीर भाव था, जबकि मार्गरेट और रॉन अभी भी अपने निर्णय के बारे में अनिश्चित थे और कभी कभी शिकारियों की चलती सेना के पीछे देख रहे थे। शिकारी सेना के पीछे के छोर पर रॉन और अन्य लोगों से बहुत दूर नाथन अपने चेहरे पर किसी भी भाव के बिना शिकारियों को देख रहा था। उसकाय ने हमले में भाग लेने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके पास यहां आने की हिम्मत अभी भी है, रोनन ने नाथन को देखकर ठंडी आवाज में कहा। जब रॉन, मार्गरेट और जैरेड ने रोनन को सुना तो वे भौंचक्के रह गए।
हमें उसे जाने के लिए कहना चाहिए या वह भाग जाएगा अंडरस्को। क्या तुम अपना गंदा मुंह बंद कर सकते हो? मार्गरेट ने ठंडे स्वर में कहा और उसे संकुचित आंखों से देखा। मुझे नहीं पता कि तुम कुत्ते की तरह भौंकने से क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर तुम चुप नहीं रहोगे तो मैं भी इस हमले से पीछे हट जाऊंगा। तुम अंडरस्को। मार्गरेट की बात सुनकर रोनन गुस्से में था, लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। मार्गरेट की धमकी एक बात थी, लेकिन रोनन को अच्छी तरह पता था कि वह उससे नहीं जीत सकता। उसने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे अपना मुंह बंद कर लिया। मार्गरेट ने रोनन के चेहरे पर गुस्से के भाव देखकर बस नाक सिकुड़ी और उसकी तरफ देखना बंद कर दिया। 1 घंटे बाद शिकारियों की सेना छाया मरे हुए लोगों के इलाके से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर थी। 5000 शिकारी हैं और वे सभी बेहतरीन हैं, रॉन ने कहा जब वे छाया मरे हुए लोगों का सामना करने वाले थे। मार्गरेट, रोनन और मैं शिकारियों के साथ राक्षसों का सामना करेंगे और उनका सारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इस बीच जेरेड और उसकी टीम वेस्ट गेट की ओर जाएगी और इवान की तलाश करेगी। क्या ये स्पष्ट है? रॉन ने जेरेड और दूसरों को देखते हुए पूछा। सभी ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ अपना सिर हिलाया, क्योंकि वे सभी जानते थे कि यह कोई आसान काम नहीं होने वाला था। जेरेड, आप और आपकी टीम मुख्य सेना से दूर चले जाएंगे और हमारे संकेत का इंतजार करेंगे। सुनिश्चित करें कि आप हमारा संकेत मिलने के बाद ही वेस्ट गेट की ओर जाएं। ठीक है, जेरेड ने सहमति में अपना सिर हिलाया, 2 जोड़ रैंक और 3 रैंक के शिकारियों को देखते हुए जो उसकी टीम का हिस्सा थे। यह अफसोस की बात है कि हम सीधे वेस्ट गेट क्षेत्र के पास टेलीपोर्ट नहीं कर सकते, चार्ल्स ने कहा और हल्के से आह भरी। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। हमने वेस्ट गेट के क्षेत्र के पास टेलीपोर्ट करने के लिए टेलीपोर्टेशन आर्टिफैक्ट का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन ये पता चला कि वेस्ट गेट के आसपास का स्थान बंद है और हम वहां टेलीपोर्ट नहीं कर सकते। जेरेड ने निराश स्वर में कहा, क्योंकि उसका मिशन 10 गुना आसान होता अगर वह वेस्ट गेट क्षेत्र के पास टेलीपोर्ट कर सकता। सोनिक बटरफ्लाई के सोनिक बैरियर के कारण वेस्ट गेट के आसपास का स्थान बंद था। इवान के शैडो अनडेड ने उसकी रक्षा के लिए वह अवरोध बनाया था। हम उसे जल्द से जल्द खोजने की कोशिश करेंगे, उनका ध्यान आकर्षित करने के बाद हमें संकेत दें, जेरेड ने एक पल के बाद कहा और अपनी टीम का हिस्सा रहे 5 शिकारियों के साथ निकल गया। चलो चलते हैं। रोनन और अन्य शिकारी उन्हें जाते हुए देखते रहे, इससे पहले कि वे भी उस क्षेत्र की ओर बढ़ने लगे जहां शैडो अनडेड आमतौर पर गश्त करते हैं। कुछ ही मिनटों में सेना शैडो अनडेड के क्षेत्र से कुछ 100 मीटर की दूरी पर थी। लेकिन चलती सेना अचानक रुक गई, क्योंकि उन्होंने 3 शैडो अनडेड देखे मरे हुए लोग गश्ती क्षेत्र छोड़कर उनकी ओर आ रहे हैं। अध्याय 573 में उसे दर्दनाक मौत दूंगा, भाग 2। रोनन, मार्गरेट, रॉन, चार्ल्स, मियो, क्लार्क और कुछ अन्य शिकारी आगे बढ़ना बंद कर देते हैं और उनके पीछे चल रही सेना को रुकने का संकेत देते हैं। वे अभी भी उस क्षेत्र से 500 मीटर दूर थे जहां छाया मरे हुए लोग आमतौर पर गश्त करते थे, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्होंने अपने रास्ते में 3 छाया मरे हुए लोगों को खड़ा देखा। उनमें से एक छोटी बिल्ली थी, जबकि अन्य 2 मानव जैसे राक्षस थे। जब रॉन और अन्य शिकारियों ने उन्हें देखा तो वे पूरी तरह से सतर्क हो गए और उनके चेहरे बेहद गंभीर हो गए। मैं इन तीनों के अलावा किसी और को महसूस नहीं कर सकती, मार्गरेट ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद कहा। आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है, एडम ने उनकी गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर उदासीनता से कहा। हम यहाँ आपको चेतावनी देने के लिए हैं। जब मार्गरेट और अन्य शिकारियों ने एडम को बोलते हुए सुना तो वे दंग रह गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह उनसे बात करेगा। एडम ने उनके स्तब्ध भावों को अनदेखा किया और बोलना जारी रखा। हमारे गुरु ने हमें आदेश दिया है कि जो कोई भी इस क्षेत्र में आने की कोशिश करेगा उसे मार दिया जाएगा। आप सभी उस क्षेत्र में प्रवेश करने के बहुत करीब हैं जो वर्तमान में हमारे गुरु के नियंत्रण में है। यदि आप आगे बढ़ते रहे तो हमारे पास आप सभी को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अपने गुरु के नियंत्रण में, रोनन ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव के साथ कहा। वह ये दावा करने की हिम्मत करता है कि यह क्षेत्र उसके नियंत्रण में है। वह खुद को कौन समझता है? वह वही है जिसने इस शहर को बचाया था जबकि तुम कुत्ते की तरह इधर उधर भाग रहे थे। एडम ने रोनन की बात सुनने के बाद तथ्यात्मक लहजे में कहा। तुम कमीने, तुम सिर्फ एक बुलाए गए राक्षस हो और तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहे हो। मैं अंडरस्को। रोनन बीच में ही रुक गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में एक ठंडी हत्या की मंशा व्याप्त हो गई थी और उसने देखा कि एडम के साथ आया दूसरा मानव जैसा राक्षस अपनी ठंडी जलती हुई बैंगनी आंखों से उसे देख रहा था। राक्षस की ठंडी आंखों को देखकर रोनन अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट गया। काजिल ने रोनन में उसी क्षण रुचि खो दी जब उसने एक कदम पीछे लिया। उसने एडम की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, चलो वापस चलते हैं। हम उन्हें चेतावनी देने के लिए यहाँ हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मास्टर वास्तव में बिना किसी कारण के किसी को मारना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर वे फिर भी हमारे क्षेत्र पर आक्रमण करने की हिम्मत करते हैं तो हम उन्हें मिटा देंगे। मेवो, हाना ने सहमति में अपना सिर हिलाया और एडम के कंधे पर चढ़ गई।
ऐसा लग रहा था जैसे वह वापस जाने के लिए मुफ्त सवारी चाहती थी। मार्गरेट और रॉन काजल को गंभीर भाव से देख रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वह बहुत ताकतवर है। इसके अलावा हालांकि हाना और एडम सिर्फ A+ रैंक के थे, रॉन और मार्गरेट दोनों ही बता सकते थे कि वे दोनों भी सामान्य नहीं थे। जबकि मार्गरेट और रॉन एडम, काजल और हाना की ताकत का मूल्यांकन कर रहे थे, रोनन अंदर ही अंदर भड़क रहा था। यह एक बात थी कि मार्गरेट ने पहले उसका अपमान किया था, लेकिन ये तथ्य कि एडम, जो सिर्फ A+ रैंक का राक्षस है, ने भी उसका अपमान किया था, उसके दिल में क्रोध की आग जल रही थी। और जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, वह अपमानित भी महसूस कर रहा था क्योंकि काजल की सिर्फ एक नज़र ने उसे डरा दिया था। किसने कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो? काजल और अन्य लोगों को जाते देखकर रोनन ने ठंडी आवाज़ में कहा। काजल और एडम, जो अभी अभी जाने के लिए मुड़े थे, रुक गए और रोनन को देखा जो उन्हें गुस्से से घूर रहा था। तुम सब कुछ नहीं हो, सिर्फ राक्षस हो जो नेफ्लियम शहर की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हो। हम तुम में से हर एक को मार देंगे और अपनी ज़मीन वापस ले लेंगे, रोनन ने कहा और ठंडे अंदाज में मुस्कुराया। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे उस बेवकूफ़ मास्टर को एक बार सबक सिखा दूंगा जब मैं कर सकूंगा अंडस को। रोनन के बोलने से पहले ही आसपास का तापमान गिर गया। ये बेवकूफ़, मार्गरेट और रॉन के चेहरे बदल गए जब उन्होंने अचानक हत्या के इरादे को महसूस किया और रोनन को कोसा। काजल के हाथ में एक काला खंजर दिखाई दिया और उसने उसे रोनन की दिशा में काट दिया। स्वूश, हवा और अंतरिक्ष फट गए और एक तेज खंजर की रोशनी बिजली की गति से रोनन की ओर चली गई। हालांकि रोनन अचानक हत्या के इरादे से बुरी तरह डर गया था, फिर भी वह एक S रैंक का शिकारी था। अपनी ओर आती हुई तेज खंजर की रोशनी को देखकर उसने अपना हाथ उठाया और अपने कौशल को सक्रिय करने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वह अपना कौशल सक्रिय कर पाता, हाना की आंखें चमक उठीं और रोनन एक पल के लिए ध्यान खो बैठा। हालांकि यह सिर्फ एक पल के लिए था, लेकिन काजल के हमले को उसके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये काफ़ी था। ये देखकर कि रोनन हमले की चपेट में आने वाला था, रॉन और मार्गरेट उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी मदद करने के बारे में सोचा, उनके आसपास का गुरुत्वाकर्षण बदल गया और वे एक पल के लिए अपना संतुलन खो बैठे। रोनन की आंखें डर से चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने देखा कि तेज खंजर की रोशनी बिजली की गति से उसकी गर्दन की ओर आ रही थी। जब खंजर की रोशनी उसके सिर को काटने वाली थी, तो उसकी सुरक्षा कलाकृति सक्रिय हो गई और एक अवरोध ने उसके शरीर को ढक लिया। लेकिन धमाका, जैसे ही तेज खंजर की रोशनी अवरोध को छूती है, वह कांच की तरह बिखर जाता है। हालांकि अवरोध हमले को रोकने में सक्षम नहीं था, लेकिन इसने अपनी शक्ति को बहुत कम कर दिया और रोनन को अपनी स्थिति बदलने और हमले को चकमा देने के लिए पर्याप्त समय दिया। सुनो, सुअर के सिर हमले से बचने के बाद रोनन राहत की सांस ले पाता, इससे पहले ही उसने काजल की आवाज़ सुनी। हमें उम्मीद थी कि हमारी चेतावनी मिलने के बाद तुम सब वापस लौट जाओगे और चले जाओगे, लेकिन काजल की बैंगनी आंखें चमक उठीं और उसने बर्फीली आवाज में कहा, उद्धरण चिन्ह ... चूंकि तुमने हमारे मालिक का अपमान करने की हिम्मत की है, इसलिए मैं हमारे इलाके में आने का इंतजार करूंगा ताकि मैं अपने हाथों से तुम्हारे गंदे मुंह में अपना खंजर भोंक सकूं। हाना और एडम की आंखों में भी आग की लपटें जल रही थीं और वे रोनन को ऐसे देख रहे थे जैसे वे किसी मरे हुए आदमी को देख रहे हों। काजल, एडम और हाना ने फिर से हमला करने की कोशिश नहीं की क्योंकि मार्गरेट और दूसरे शिकारी अब अपने हमलों के लिए तैयार थे। काजल के बोलने के बाद वे तीनों मुड़े और जाने लगे। मार्गरेट और दूसरे शिकारियों ने भी उन पर हमला करने की कोशिश नहीं की क्योंकि वे भी इस अचानक हुई घटना से स्तब्ध थे। ओह ठीक है, एक और बात। अचानक काजल रुक गया और बिना पीछे देखे कुछ ऐसा कह दिया जिसने रोनन के दिल को ठंडा कर दिया। भले ही आप सभी अब पीछे हटने का फैसला करते हैं, मैं फिर भी उस सुअर के सिर के पीछे आऊंगा और उसे एक दर्दनाक मौत दूंगा। अध्याय 574 हम सब बुद्धिहीन हैं। तो उनका निर्णय क्या है? एडम, हाना और काजल के वापस आने के बाद ओली ने पूछा। वे अभी भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनके रवैये को देखते हुए मुझे लगता है कि हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए, एडम ने हाना को अपने कंधे से नीचे उतारते हुए कहा। ठीक है, मैं यह नहीं कह सकता कि मैं हैरान हूँ। मैं पहले से ही जानता हूँ कि वे मनुष्य सिर्फ चेतावनी के कारण पीछे हटने वाले नहीं हैं। स्टोनी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि हमें उन्हें कोई चेतावनी देने की ज़रूरत नहीं है, टाइटन हाथी ने गरजती आवाज़ में कहा। हमें चुपचाप इंतज़ार करना चाहिए था और जब वे यहाँ आए तो उन्हें मार देना चाहिए था। हाँ, हमने तुम्हें सुना बड़े आदमी, ओली ने नाराज़गी भरे लहजे में कहा क्योंकि टाइटन हाथी की सामान्य आवाज़ भी एक निम्न स्तर के ध्वनि हमले के बराबर थी जो किसी के कानों से खून बह सकता था। हम में से ज़्यादातर लोग पहले से ही जानते हैं कि अगर हम उन्हें चेतावनी भी दें तो भी वे पीछे नहीं हटेंगे, काजल ने ठंडी आवाज़ में कहा, उस दिशा में देखते हुए जहां रोनन और दूसरे लोग चर्चा कर रहे थे। अगर आपको पहले से ही पता था कि वे पीछे नहीं हटेंगे तो आपने उन्हें चेतावनी देने की जहमत क्यों उठाई? टाइटन एलिफेंट ने काजल की आवाज़ सुनकर उलझन भरी आवाज़ में पूछा।
ऐसा लगता है कि आपके विशाल शरीर के विपरीत आपका दिमाग मूंगफली से भी छोटा है, ओली ने अपने कर्सबेन स्टाफ के साथ खेलते हुए कहा। चेतावनी सिर्फ दिखावा थी, हमारा असली लक्ष्य कुछ और था। कुछ और। एडम ने टाइटन एलिफेंट की तरफ देखा और शांति से कहा, दो सेनाओं के बीच लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण बात सैनिकों का मनोबल है। यहाँ आने वाले ज्यादातर शिकारी पहले से ही जानते थे कि हम ही हैं जिन्होंने शहर को नष्ट करने वाले राक्षसों को मारा है। वे जानते हैं कि हम उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ आने की हिम्मत की। उद्धरण चिन्ह ... क्या तुम जानते हो क्यों? टाइटन हाथी ने एडम का सवाल सुनकर अपना सिर हिलाया। इस बार एडम की जगह ओली ने टाइटन हाथी को समझाया। उसने अपनी छड़ी को उस दिशा में इशारा किया जहां शिकारी चर्चा कर रहे थे और अपने चेहरे पर ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि एस रैंक वाले शिकारी जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं वे हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं और उन्हें जीत की ओर ले जाएंगे। ये कहने के बाद ओली ने अपनी छड़ी नीचे की और टाइटन हाथी की ओर देखा। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर हमारी तरफ से कोई अचानक उनके सामने आ जाए और उनके नेताओं को उनके सामने कुचल दे तो क्या होगा? टाइटन हाथी ने ओली की बात सुनकर अपना बड़ा सिर झुकाया और अनिश्चित स्वर में कहा, वे अपने नेताओं पर हंसेंगे और जीवन भर उनका मजाक उड़ाते रहेंगे। टाइटन हाथी की बात सुनने वाले सभी छाया मरे हुए। तुम्हारा दिमाग वाकई मूंगफली से भी छोटा है, ओली ने कहा और उस पर अपने शाप कौशल का इस्तेमाल न करने की पूरी कोशिश की। अगर हमारी तरफ से कोई अचानक उनके सामने आ जाए और उनके नेताओं से ज़्यादा ताकत दिखाए तो उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा और हमारे लिए जीतना बहुत आसान हो जाएगा। स्टोनी ने टाइटन हाथी को तिरस्कार भरी नज़रों से देखते हुए कहा। ओह! टाइटन हाथी ने स्टोनी की बातें सुनकर समझ में सिर हिलाया। क्या इसीलिए काजिल ने उस पर हमला किया और कहा कि वह उस आदमी को मार देगा? हाँ, ओली ने अपना सिर हिलाया और शिकारियों की दिशा में इशारा किया। अब उन्हें देखो, उनके साथ यहाँ आए ज्यादातर शिकारी अब अनिश्चित नज़रों से हमारी ओर देख रहे हैं। पहले के विपरीत अब उन्हें अपने नेताओं पर पूरा भरोसा नहीं है और ये लड़ाई के दौरान हमें बड़ा फायदा देगा। टाइटन एलिफेंट ने शिकारियों की दिशा में देखा और पाया कि ओली सही था और रोनन और अन्य के साथ आए ज्यादातर शिकारी अनिश्चित नज़रों से उनकी ओर देख रहे थे। अभी भी दो चीज़ें हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। टाइटन एलिफेंट ने एक पल के बाद शिकारियों की ओर देखना बंद कर दिया और ओली और अन्य की ओर देखा। अब क्या है? स्टोनी ने पूछा। क्या हमें वाकई इतनी दूर जाने की ज़रूरत है? ये लोग व्यवहारिक रूप से उन राक्षसों की तुलना में कुछ भी नहीं है जिनका हमने कुछ दिन पहले सामना किया था। मुझे लगता है कि हम इस तरीके का इस्तेमाल किए बिना भी आसानी से ये लड़ाई जीत सकते थे। ये लड़ाई अब तक लड़ी गई हमारी दूसरी लड़ाइयों से अलग है, एडम ने गंभीर आवाज़ में कहा। आमतौर पर हमें युद्ध में मरने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मास्टर हमें हमेशा वापस बुला सकते हैं, भले ही हम हार जाएं। लेकिन वर्तमान में मास्टर बेहोश हैं और हम उनसे हारने पर वापस नहीं आ पाएंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वे लोग मास्टर को नुकसान न पहुंचा सकें, इसलिए हमें उन सभी चीज़ों का लाभ उठाने की आवश्यकता है जो हमारी जीत की संभावनाओं को बढ़ा सकती हैं। अगर हम लापरवाही से काम करते हैं और उनसे हार जाते हैं तो मास्टर खतरे में पड़ जाएगा क्योंकि वह अभी भी बेहोश है। एडम के बोलने के बाद काजिल ने कहा, क्या अब तुम समझ गए? ओली ने टाइटन हाथी से पूछा। हाँ, टाइटन हाथी ने ओली की बात सुनकर अपना सिर हिलाया। तो दूसरी बात क्या थी जो तुम नहीं समझ पाए? स्टोनी ने टाइटन हाथी को उत्सुकता से देखते हुए पूछा। तुम लोग कहते रहते हो कि मेरे पास मूंगफली के आकार का दिमाग है, लेकिन वास्तव में क्या हम सभी दिमागहीन नहीं हैं? टाइटन हाथी ने भ्रमित स्वर में कहा। जब हम जीवित थे तब हमारे पास दिमाग था, लेकिन छाया मरे हुए बनने के बाद। टाइटन हाथी के बोलने के बाद वातावरण पूरी तरह से शांत हो गया। ओली, एडम और अन्य छाया मरे हुए जिन्होंने उसे सुना, उन्होंने अपने सिर को छुआ और जो उन्होंने सुना था उसे समझने की कोशिश की। कुछ सेकंड के बाद उन सभी ने आखिरकार जो कुछ सुना था उसे समझ लिया और उनके चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव दिखाई दिया। भाड़ में जाओ, मैं वास्तव में दिमागहीन हूँ, एडम पहले बोला प्रतिक्रिया करने के लिए और उसने जोर से कहा। मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने दिमाग के बिना अपने 180 अंकों का IQ कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? ओली ने डरी हुई आवाज़ में कहा। तुम्हारा IQ 180 था? बेशक, जब मैं जिंदा था तो मैं सबसे होशियार लोगों में से एक था। हाँ, वह सबसे होशियार थी, इसीलिए उसे मास्टर से सबसे दर्दनाक मौत मिली, एडम ने ओली की बात सुनकर मजाक करते हुए कहा। तुम अंडस्को? ओली एडम की बात सुनकर क्रोधित हो गई और उसने उस पर अपना शाप कौशल इस्तेमाल करने के लिए अपनी छड़ी उठा ली। काजिल ने अपने चेहरे पर किसी भी तरह की भावना दिखाए बिना सब कुछ देखा, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी हैरान था कि वह दिमागहीन था। वे आ रहे हैं, स्टोनी, जिसे दिमागहीन होने की परवाह नहीं थी, ने कहा जब उसने देखा कि शिकारी उनकी ओर बढ़ रहे थे। स्टोनी की बात सुनकर सभी छाया मरे हुए लोगों ने तुरंत बहस करना बंद कर दिया और बेहद गंभीर हो गए।
चलो इसे जल्द से जल्द खत्म करते हैं ताकि हम अपने दिमाग की समस्या को हल कर सकें, ओली ने गंभीर आवाज में कहा। हाँ, सभी छाया मरे हुए लोगों ने उसे सुनकर ऊंची आवाज में कहा और जितनी जल्दी हो सके लड़ाई को समाप्त करने के लिए और भी अधिक प्रेरित हो गए। अध्याय 575 मून हाउलिंग आर्मी फॉर्मेशन भाग 1। हमारा मुख्य कार्य समनकर्ता को पकड़ना है। जैसे ही हम समनकर्ता को पकड़ लेंगे, जीत हमारी होगी। इसलिए एक बार जब लड़ाई शुरू हो जाए तो हमला करने के बजाय बचाव पर ध्यान दें। रॉन ने शिकारियों की ओर देखते हुए कहा, जो कुछ मिनट पहले हुई घटना के बाद भी घबराए हुए थे। रॉन की बात सुनकर सभी शिकारियों ने एक स्वर में सिर हिलाया, लेकिन उनका आत्मविश्वास अभी भी कम था। अरे, ये जितना हमने शुरू में सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है, रॉन ने शिकारियों के घबराए हुए चेहरों को देखकर निराश स्वर में कहा। ये सब एक ऐसे आदमी की वजह से है जो अपना मुंह बंद नहीं रख पाया और लगभग मारा गया, मार्गरेट ने अपने चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव के साथ कहा और अपनी आंखों के कोने से रोनन की ओर देखा। मार्गरेट के शब्द सुनकर रोनन ने अपनी मुठ्ठियां कस लीं, लेकिन अपना मुंह बंद रखने का फैसला किया। हम दोनों के बीच लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हमारे लिए काम पूरा करना और भी मुश्किल हो जाएगा, रॉन ने रोनन और मार्गरेट के व्यवहार को देखकर गंभीर स्वर में कहा। चलो अब चलते हैं, जेरेड और उसकी टीम अभी भी हमारे संकेत का इंतजार कर रही है, रॉन ने कहा और सभी शिकारियों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। हालांकि ज्यादातर शिकारी घबराए हुए थे, फिर भी उन्होंने रॉन के आदेश का पालन किया और आगे बढ़ गए। चलो इन लोगों को एक उदाहरण बनाते हैं ताकि मास्टर के जागने तक कोई भी हमें परेशान करने न आए, काजिल ने कहा और शिकारियों को अपनी ओर आते देखकर स्टोनी की तरफ देखा। ये देखकर कि काजिल उसकी तरफ देख रहा था, स्टोनी बाकी छाया मरे हुओं से दूर हट गया और अपने एक पैर को जमीन पर थपथपाया। जैसे ही उसने अपना पैर थपथपाया, डॉट 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 डॉट, गड़गड़ाहट, जमीन हिलने लगी और अगले ही पल, वूश, जमीन से चांदी के रंग के पत्थरों से बना एक बड़ा किला उभरा। किले की दीवारें 100 मीटर ऊंची थीं और बेहद मजबूत दिख रही थीं। दहाड़ दहाड़ दहाड़, राक्षसों की दहाड़ें पूरे इलाके में गूंजने लगीं और फ्लेम लॉयन, लाइटनिंग वॉल्व्स, एक्वा और कई अन्य जैसे लंबी दूरी के हमलावर राक्षसों के छाया मरे किले की दीवारों के ऊपर दिखाई दिए। टम्प टम्प, ओर्क्स, अर्थ बियर, एस्ट्रोनेक्स, नेक्रोस और उच्च रक्षा और आक्रमण शक्ति वाले अन्य छाया मरे किले की दीवारों से नीचे कूद गए और उसके सामने खड़े हो गए। एडम, हमने पहले जो योजना बनाई थी उसका पालन करें, काजिल ने कहा और किले के सबसे ऊपर कूद गया, जहां से वह सब कुछ पूरी तरह से देख सकता था। चलो चलते हैं, लाइटनिंग हॉज ने कहा और एस रैंक के छाया मरे भी चले गए और किले की दीवारों से नीचे कूदने वाले छाया मरे के छोटे समूह के सामने दिखाई दिए। एस रैंक के छाया मरे जो सामने खड़े थे वे लाइटनिंग हॉज, गोल्डन लॉयन और टाइटन एलिफेंट थे। काजिल पीछे रह गया था ताकि अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो वह सहायता प्रदान कर सके। इस बीच स्टोनी किले की देखभाल कर रहा था। यह अंडस्को, मार्गरेट और अन्य शिकारी पूरी तरह से दंग रह गए जब उन्होंने छाया मरे हुए लोगों द्वारा बनाए गए किले को देखा। उनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन किले की मदद से वे शिकारियों के खिलाफ बराबरी से लड़ सकते थे। अब मैं समझ सकता हूं कि वे इतने सारे राक्षसों को कैसे मार पाए, रॉन ने धीमी आवाज में कहा। वे वास्तव में सामान्य बुलाए गए राक्षस नहीं हैं। मार्गरेट ने भी सहमति में अपना सिर हिलाया। रोनन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह काजिल की धमकी के कारण अंदर से बहुत घबरा गया था। उसकी मूल योजना लड़ाई शुरू होने के बाद भाग जाने की थी, लेकिन किले के शीर्ष पर खड़े काजिल को देखकर उसे लगा कि उसके लिए वहां से भागना आसान काम नहीं होगा। चार्ल्स, क्लार्क, मियो, रॉन ने तीनों ए जोड़ रैंक के शिकारियों को देखा। हम उन 3 एस रैंक राक्षसों का सामना करेंगे। आप तीनों अन्य शिकारियों का नेतृत्व करें और अन्य राक्षसों का ध्यान आकर्षित करें ताकि जेरेड और उनकी टीम पश्चिमी द्वार की ओर बढ़ सकें। एक रक्षात्मक लड़ाई लड़ें क्योंकि हमारा मुख्य लक्ष्य समन करता है, न कि ये राक्षस। चार्ल्स और अन्य 2 ने रॉन की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और अपने चेहरों पर गंभीर भाव के साथ ऑक्स, एस्ट्रोनेक्स, नेक्रोस और अन्य छाया मरे हुओं को देखा। चलो चलते हैं, मार्गरेट ने रोनन और रॉन से कहा और वे तीनों शिकारियों की सेना से दूर उड़ गए। लाइटनिंग हॉर्स, गोल्डन लायन और टाइटन एलिफेंट भी उनके पीछे चले गए और शैडो एंडेड से दूर चले गए ताकि वे उनकी लड़ाई में फंस न जाएं। मियो, तुम पीछे रहो और जादूगरों और तीरंदाजों के साथ सहायता प्रदान करो। क्लार्क और मैं उन राक्षसों को रोक देंगे, चार्ल्स ने कहा, ये देखकर कि शैडो अनडेड हमला करने के लिए तैयार थे। वे हमारी ओर नहीं आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे रक्षात्मक लड़ाई खेलना चाहते हैं। एडम ने अपने चेहरे पर व्यंग्य के साथ कहा और रॉकी की ओर देखा जो 20 वाइवन और एरियल के साथ किले की दीवार पर खड़ा था। बड़े भाई, आप और आपकी टीम अब शुरू कर सकते हैं। एडम की आवाज़ सुनकर रॉकी की आंखें चमक उठीं और उसने अपने पंख फड़फड़ाए। रॉकी के साथ वाइवन और एरियल ने भी अपने पंख फड़फड़ाए और 5000 शिकारियों की सेना की ओर उड़ गए। तैयार हो जाओ, वे आ रहे हैं, चार्ल्स ने चिल्लाया, ये देखकर कि लगभग 20 से जोड़ रैंक के राक्षस उनकी ओर आ रहे थे।
हमला। मियो ने जादूगरों और तीरंदाजों को हमला करने का आदेश दिया और लगभग 1500 जादूगरों और तीरंदाजों ने एक साथ हमला किया। कुबडुकू। हजारों तत्वों के हमले और तीरों को अपनी ओर आते देख रॉकी ने भी वाइवन को हमला करने का आदेश दिया। दहाड़ दहाड़। रॉकी का आदेश पाकर सभी वाइवन जोर से दहाड़ने लगे और आने वाले हमलों की ओर अपना हमला शुरू कर दिया। आग, पानी, धरती, ध्वनि और कई तरह के हमले हवा में टकराए और बूम बूम, आसपास के इलाके में जोरदार विस्फोटों की आवाजें गूंजने लगीं। हमलों की शॉकवेव हर दिशा में फैल गई और इतने सारे हमलों के कारण जमीन हिलने लगी। एक बार फिर हमला करो, मियो चिल्लाया जब वाइवन और शिकारियों के हमलों ने एक दूसरे को रद्द कर दिया। हमारी कम संख्या के साथ उनसे निपटना वाकई मुश्किल है क्योंकि वे रक्षात्मक लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एडम ने कहा और अपनी स्टोरेज रिंग से एक फॉर्मेशन प्लेट निकाली। चलो देखते हैं कि क्या वे सिर्फ रक्षात्मक लड़ाई लड़कर बच सकते हैं। उसने अपना मैना फॉर्मेशन में डाला और उसे सक्रिय कर दिया। मून हॉलिंग आर्मी फॉर्मेशन। इवान को यह फॉर्मेशन अध्याय 543 में मिला था। अध्याय 576 मून हॉलिंग आर्मी फॉर्मेशन भाग 2। इवान के साथ नेफ्लियम शहर में कुल मिलाकर लगभग 100 शैडो अनडेड आए थे। एस रैंक शैडो अनडेड और रॉकी की टीम के हमला करने के बाद किले के पास लगभग 70 शैडो अनडेड बचे थे। 70 छाया मरे में से 29 लंबी दूरी के हमलावर थे और किले की दीवारों पर खड़े थे, और बाकी 40 एक छाया मरे ऑर्क्स, नेक्रोस, एस्ट्रोनॉक्स, एडम और कुछ अन्य जैसे थे जो नज़दीकी रेंज में लड़ने में अच्छे थे। हालांकि छाया मरे की कुल संख्या शिकारियों की संख्या का 1/50 भी नहीं थी, फिर भी उन्हें इतना भरोसा था कि वे इस लड़ाई को जीत लेंगे। उनके उच्च पद और शक्तिशाली कौशल के अलावा जिस चीज़ ने उन्हें आत्मविश्वास दिया वह था फॉर्मेशन प्लेट जो इवान को अमारा के स्टोरेज रिंग में मिली थी। जब एडम ने अपने मन का उपयोग करके मून हाउलिंग आर्मी फॉर्मेशन को सक्रिय किया तो उसमें से ऊर्जा तरंगें निकलने लगीं और सभी छाया मरे के बीच एक लिंक बन गया जो एडम के साथ किले की दीवार के नीचे खड़े थे। लिंक 1 सेकंड से भी कम समय में पूरा हो गया और जिस क्षण सभी 40 एक छाया मरे लिंक के माध्यम से जुड़े, वूश, क्षेत्र में एक चमकदार चांदी की रोशनी फूट पड़ी। हाउल। आसपास के क्षेत्र में एक भेड़िया की चीख सुनाई दी और विशाल चांदी के रंग के ईथर वेवोल्फ की आकृति ने उन सभी छाया मरे हुओं को ढक लिया जो लिंक के माध्यम से जुड़े हुए थे। लिंक के माध्यम से छाया मरे हुओं की ऊर्जा चांदी के वेवोल्फ में जाने लगी और एक भयावह आभा ने आसपास के क्षेत्र को घेर लिया। चलो 40 ए के जोड़ रैंक वालों की संयुक्त शक्ति का परीक्षण करते हैं, एडम ने बड़बड़ाया और वेवोल्फ को आगे बढ़ने के लिए नियंत्रित किया। वेवोल्फ की आभा एस रैंक वाले शिकारियों से भी अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन मून हाउलिंग आर्मी फॉर्मेशन को घातक बनाने वाली बात यह थी कि फॉर्मेशन द्वारा बनाया गया वेवोल्फ उस शिकारी की शक्ति का उपयोग कर सकता था जो इसे नियंत्रित कर रहा था, और चूंकि एडम ही फॉर्मेशन को नियंत्रित करने वाला था इसलिए वेवोल्फ गुरुत्वाकर्षण तत्व का उपयोग कर सकता था। गुरुत्वाकर्षण हेरफेर, एडम ने कहा और वेवोल्फ की आंखें चमक उठीं। गड़गड़ाहट। चार्ल्स और सामने खड़े अन्य शिकारियों के आसपास की जमीन हिलने लगी और उनके चारों ओर एक शक्तिशाली दबाव उतर आया। वर्तमान गुरुत्वाकर्षण हेरफेर की शक्ति गठन के प्रभाव के कारण सामान्य से कहीं अधिक मजबूत थी, लेकिन समस्या ये थी कि एडम इसे पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था क्योंकि यह पहली बार था जब वह गठन का उपयोग कर रहा था। जब वह चार्ल्स और अन्य लोगों की ओर बढ़ने लगा तब भी जिस गति से वेवोल्फ आगे बढ़ रहा था वह बहुत धीमी थी। हालांकि वह इसकी शक्ति को ठीक से नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था, फिर भी यह शिकारियों के गठन को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। गुरुत्वाकर्षण में अचानक वृद्धि के कारण कई शिकारी अपने घुटनों पर गिर गए। क्रैक क्रैक। गुरुत्वाकर्षण के दबाव का सामना करने में असमर्थ कुछ शिकारियों की हड्डियां टूटने लगीं और उनके मुंह से खून बहने लगा। फूकर चार्ल्स ने अपने दांत पीस लिए और गुरुत्वाकर्षण की बेड़ियों से मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन दबाव उनके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा ताकत थी। मियो, जो पीछे थी, चार्ल्स और दूसरे शिकारियों के साथ जो हो रहा था उसे देखकर घबरा गई। वह उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन वह रॉकी और उसकी टीम के हमलों को रोकने में व्यस्त थी जो उनके ऊपर मंडरा रहे थे। माना तोपों का इस्तेमाल करो। चार्ल्स ने घुटनों के बल बैठे हुए ही मियो की तरफ देखा और कर्कश आवाज में कहा। मियो की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने चार्ल्स को सुना, लेकिन माना तोपें हमारी आखिरी हैं अंडरस्को। बस जल्दी करो और उनका इस्तेमाल करो। चार्ल्स ने उसे अपनी बात पूरी नहीं करने दी और लाल आंखों से चिल्लाया। चार्ल्स की लाल आंखों को देखने के बाद मियो ने और बहस नहीं की और सेना के पीछे खड़े 5 भी जोड़ रैंक के तीरंदाजों की तरफ देखा। अभी उनका इस्तेमाल करो। मियो की बात सुनकर 5 भी जोड़ रैंक के शिकारी ने तुरंत तीर चलाना बंद कर दिया और अपने धनुष रख दिए। उनके पहने हुए स्टोरेज रिंग में चमक आ गई और 5 तोपें उनके सामने आ गईं। तोपें गहरे काले रंग की थीं और 5 मीटर लंबी थीं। तीरंदाजों ने 3 तोपें वेवोल्फ पर निशाना साधी जो उनकी ओर बढ़ रहा था और 2 तोपें रॉकी और उसकी टीम पर। तोपों के विशाल थूथन उस समय चमक उठे जब वे वेवोल्फ और रॉकी की टीम की ओर निशाना साधे गए। बूम बूम बूम।
बूम बूम, एक ही समय में 5 धमाकेदार आवाजें गूंज उठीं और आसपास का वातावरण नारंगी रोशनी से जगमगा उठा। चून की तोपें सेना के पीछे थीं और एडम गठन को नियंत्रित करने में व्यस्त था, इसलिए वह तीरंदाजों को तोपें निकालते हुए नहीं देख पाया। उसने उनकी उपस्थिति तभी देखी जब तीरंदाजों ने वेयरवुल्फ की ओर तोपें दागीं। गुरुत्वाकर्षण दीवार, उसने तुरंत एक गुरुत्वाकर्षण दीवार बना ली जैसे ही उसने देखा कि 3 शक्तिशाली ऊर्जा तरंगें उसकी ओर आ रही हैं। तोपों के प्रक्षेप्य एक पल में वेयरवुल्फ के सामने आ गए और गुरुत्वाकर्षण दीवार से टकरा गए। गड़गड़ाहट, आसपास का क्षेत्र तेज रोशनी से जगमगा रहा था और रोशनी की तीव्रता इतनी अधिक थी कि इसने लगभग सभी को अंधा कर दिया था। चार्ल्स और अन्य शिकारियों के आसपास गुरुत्वाकर्षण उस समय सामान्य हो गया जब तोपों के हमले गुरुत्वाकर्षण दीवार से टकराए और वे सभी एक बार फिर खड़े हो गए। जब प्रकाश कम हुआ तो चार्ल्स और अन्य लोगों ने देखा कि चांदी के वेयरवुल्फ की अलौकिक आकृति गायब हो गई और किले की दीवार के नीचे मौजूद छायामरे की संख्या 41 से घटकर 29 हो गई। माना तोपों के हमले के कारण 2 छायामरे नष्ट हो गए। कुकडुकू, आकाश में रॉकी भी गुस्से में था क्योंकि 2 तोपों के प्रक्षेप्यों ने उसकी टीम के 3 वाइवन को नष्ट कर दिया था। एक पल में 5 छायामरे नष्ट हो गए। ये देखते हुए कि वहां केवल 100 छायामरे थे, 5 छायामरे को खोना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। हालांकि 5 छायामरे नष्ट हो गए थे, लेकिन सदमे के कारण चार्ल्स और अन्य शिकारियों की आंखें खुली की खुली रह गई थीं। ये कैसे संभव है? क्लार्क ने चौंकते हुए स्वर में कहा। माना तोप के एक ही हमले की शक्ति एस रैंकर को भी मारने के लिए पर्याप्त है, लेकिन इन्हें जोर रैंकर्स ने 3 तोपों को रोक दिया और अपने 2 सदस्यों को खो दिया। जबकि वे अभी भी सदमे में थे, एक शक्तिशाली दबाव ने एक बार फिर से आसपास के वातावरण को भर दिया। उन्होंने एडम और अन्य छाया मरे हुओं की दिशा में देखा और देखा कि चांदी के वेयरवुल्फ की अलौकिक आकृति एक बार फिर वहां दिखाई दी। अध्याय 577 क्रोध। मार्गरेट और अन्य एस रैंक शिकारी जिन्होंने युद्ध के मैदान को छोड़ दिया था, उन्होंने भी अपनी लड़ाई शुरू कर दी। टाइटन हाथी रॉन के पीछे गया, गोल्डन लान रोनन के पीछे गया और लाइटनिंग हॉर्स मार्गरेट के पीछे गया। उन सभी ने आपस में इतनी दूरी बना ली कि वे लड़ते समय दूसरों को प्रभावित न करें। धमाका धमाका, लगातार विस्फोटों की आवाज़ युद्ध के मैदान से बहुत दूर नहीं सुनी जा सकती थी। वूश, अचानक आसपास का वातावरण गहरे नारंगी रंग से जगमगा उठा और हजारों अग्निबाणों ने आकाश को भर दिया। जाओ, मार्गरेट ने अपना हाथ नीचे हिलाया और सभी अग्निबाण मिसाइलों की तरह आकाश से नीचे गिरने लगे। चटक, बैंगनी रंग की रोशनी लाइटनिंग हॉर्स के चारों ओर चटकने लगी और वह अपने अगले पैरों से जमीन पर गिर पड़ा। क्रैक क्रैक, जैसे ही उसने अपने पैर पटके 200 मीटर के क्षेत्र में जमीन फट गई और जमीन से बिजली का एक तूफान फूट पड़ा जो आकाश से नीचे गिर रहे अग्निबाणों की ओर बढ़ रहा था। अग्निबाण बिजली के भालों से टकराए और जिस क्षण अग्नि और बिजली हवा में टकराए, प्रभाव के केंद्र में जगह फट गई और आकाश में छोटी छोटी दरारें भर गईं। आसमान जलते हुए बैंगनी और उग्र नारंगी रंग का एक निरंतर बदलता हुआ कैनवास बन गया, जिसने नीचे के परिदृश्य पर एक अलौकिक सर्वनाशकारी चमक बिखेर दी। क्षेत्र के 3 किलोमीटर के भीतर का क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो गया और सब कुछ धूल में बदल गया। आग और बिजली की वजह से जमीन झुलस कर काली हो गई और मार्गरेट और लाइटनिंग हॉर्स दोनों ही शॉकवेव से उड़ गए। क्रैकल, घोड़े के चारों ओर बिजली चमकी और यह मार्गरेट के सामने प्रकट हुई जो शॉकवेव से उड़ जाने के बाद भी हवा में थी। घोड़े के खुरों में बिजली चमकने लगी और वह मार्गरेट के चेहरे पर गिर पड़ा। लेकिन घबराने की बजाय मार्गरेट ने यह देखकर बस मुस्कुरा दिया। जैसे ही घोड़े के खुर मार्गरेट के चेहरे पर लगे, उसका शरीर नीली आग में बदल गया और उसने लाइटनिंग हॉर्स के पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। फ्लेम बस्ट तोप, असली मार्गरेट भूत की तरह लाइटनिंग हॉर्स के पीछे दिखाई दी और अपनी खुली हथेली को उसकी ओर इशारा किया। वूश, उसकी खुली हथेली से 2 मीटर मोटी एक गहरी लाल आग की किरण निकली और तुरंत लाइटनिंग हॉर्स के सामने आ गई। मार्गरेट ने सोचा कि वह इस हमले का उपयोग करके लाइटनिंग हॉर्स को गंभीर रूप से घायल कर पाएगी, लेकिन उसने एक बड़ी गलती की। हालांकि घोड़ा नीली आग से ढका हुआ था और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो रहा था, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ क्योंकि वह एक छायादार मरे हुए प्राणी था। जब मार्गरेट ने फ्लेमबस्ट तोप चलाई तो उसने अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली आग को अनदेखा कर दिया और तेजी से प्रतिक्रिया की। अपनी उच्च चपलता का उपयोग करते हुए बिजली के घोड़े ने आखिरी सेकंड में एक तरफ कदम बढ़ाया और मार्गरेट के हमले को चकमा दिया। मार्गरेट चौंक गई जब उसने बिजली के घोड़े को इतनी तेजी से प्रतिक्रिया करते देखा, जबकि वह उसकी विशेष लपटों में घिरा हुआ था जो उसके लक्ष्य को बहुत अधिक शारीरिक दर्द दे रही थी। हमले को चकमा देने के बाद बिजली के घोड़े ने मार्गरेट के सदमे की परवाह नहीं की और उसकी ओर एक बिजली का भाला फेंका। भाला प्रकाश की तरह तेज था और क्योंकि मार्गरेट अभी भी सदमे में थी, वह समय पर हमले को चकमा नहीं दे पाए। बैंगनी बिजली के भाले ने उसकी छाती पर वार किया और वह आसमान से जमीन की ओर गिर गई। चटक, आसपास के क्षेत्र में एक तेज धमाकेदार आवाज गूंजी और मार्गरेट जमीन पर गिर गई, जिससे 30 मीटर चौड़ा गड्ढा बन गया।
उसके नीचे गिरने के बाद बिजली का भाला फट गया और गड्ढे को विनाशकारी बिजली से भर दिया। धूल का एक बादल आसमान में ऊपर उठा और क्रेटर के मैदान को ढक लिया। चटक, मार्गरेट के नीचे गिरने के बाद भी बिजली का घोड़ा नहीं रुका। उसके शरीर से बिजली के चाप निकले और उसने उस क्रेटर पर बमबारी की जिसमें मार्गरेट गिर गई। बिजली का घोड़ा मार्गरेट पर 1 मिनट तक बिजली की बौछार करता रहा और क्रेटर का व्यास शुरुआती 30 मीटर से बढ़कर 100 मीटर हो गया। लेकिन जल्द ही बिजली के घोड़े ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं था। हालांकि वह लगातार शक्तिशाली बिजली से हमला कर रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि मार्गरेट की आभा कम नहीं हो रही थी। इसके विपरीत उसे लग रहा था कि उसकी आभा बहुत तेज गति से बढ़ रही थी। स्थिति में कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए बिजली के घोड़े ने हमला करना बंद कर दिया। जब वह रुका और धूल का बादल शांत हुआ तो मार्गरेट की घायल आकृति बिजली के घोड़े के सामने प्रकट हुई। तारांकन खांसी। मार्गरेट ने खून की खांसी की और मुश्किल से अपना संतुलन बनाए रखा। उसका शरीर चोटों से भरा हुआ था और उसे कई गहरे घाव लगे थे। अगर कवच की वजह से ऐसा नहीं होता तो बिजली के घोड़े के हमले की वजह से शायद वह अपने कुछ अंग खो देती। लेकिन भले ही उसका शरीर चोटों से भरा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक उग्र मुस्कान थी और उसकी आंखें गहरे लाल रंग से चमक रही थीं। आपका अद्वितीय निष्क्रिय कौशल, क्रोध सक्रिय। क्रोध अद्वितीय निष्क्रिय कौशल। आपके सभी आंकड़े आपके क्रोध के स्तर और आपको लगी चोटों के आधार पर काफी बढ़ जाएंगे। धमाका। अचानक मार्गरेट के शरीर से आग की एक लहर निकली और बिजली के घोड़े की ओर बढ़ गई। बिजली के घोड़े ने अपनी उच्च चपलता का उपयोग किया और आसानी से हमले से बच निकला। तुम कहाँ जा रहे हो? बिजली के घोड़े ने अभी आग की लहर को चकमा दिया था जब मार्गरेट जमीन से गायब हो गई और भूत की तरह बिजली के घोड़े के पीछे दिखाई दी। बिजली के घोड़े को तब झटका लगा जब मार्गरेट अचानक उसके पीछे दिखाई दी। वह उससे दूर जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह दूर जा पाता, उसने अपने कौशल का उपयोग किया और गहरे लाल रंग की आग से बना एक हथौड़ा बनाया। गहरे लाल रंग की आग के उच्च तापमान के कारण हथौड़े के चारों ओर का स्थान कांप उठा और बिना कुछ रोके उसने हथौड़े को लाइटनिंग हॉर्स की पीठ पर पटक दिया। धमाका। लाइटनिंग हॉर्स जमीन की ओर गिर पड़ा और उसका शरीर लाल आग में जलने लगा। एक जोरदार टक्कर के साथ घोड़ा जमीन पर गिर पड़ा और टक्कर के कारण जमीन फट गई। सिजल। एक सिजल की आवाज आसपास के क्षेत्र में गूंज उठी और जिस जमीन पर लाइटनिंग हॉर्स गिरा था वह उसके शरीर को ढकने वाली लाल आग के कारण पिघलने लगी। लेकिन मार्गरेट यहीं नहीं रुकी। उसने अपना एक हाथ उठाया और उसके शरीर से बहुत सारा मैना फूट पड़ा। जलता हुआ सूरज, उसने धीमी आवाज में कहा और उसके सिर के ऊपर 10 मीटर चौड़ा एक छोटा लाल रंग का सूरज बनने लगा। अध्याय 578 जागृति और रक्तरेखा भाग 1। ये कमीने मनतोपे भी लाए हैं, एडम ने उग्र स्वर में कहा और एक बार फिर मून हाउलिंग आर्मी फॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया। मनतोपे सबसे मजबूत हथियारों में से एक हैं जिन्हें आमतौर पर शहर की दीवारों पर राक्षस ज्वार से बचाने के लिए लगाया जाता है। राक्षस ज्वार के दौरान भी शिकारी शायद ही कभी मनतोपों का उपयोग करते हैं क्योंकि उनका उपयोग करना सस्ता नहीं है। मनतोप से एक शॉट फायर करने के लिए आपको ईंधन के रूप में एक एस रैंक कोर का उपयोग करना होगा। अभी शिकारियों ने 5 तोपों से 5 शॉट फायर करने के लिए 5 एस रैंक कोर का उपयोग किया। एस रैंक कोर की दुर्लभता को देखते हुए इसका उपयोग करने की कीमत बहुत अधिक है। यही कारण था कि कुछ महीने पहले नेफ्लियम शहर के राक्षस ज्वार के दौरान अधिकारियों ने राक्षसों को शहर की दीवारों से दूर रखने के लिए कई अलग अलग प्रकार की संरचनाएं बनाई थीं। वे मैना तोपों का उपयोग करने से बचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शहर की दीवारों से दूर राक्षसों को रोकने की कोशिश की। मैना तोपों की शक्ति बहुत अधिक है और यह एक शॉट में एस रैंक के राक्षस को भी मार सकती है। एडम केवल मून हाउलिंग आर्मी फॉर्मेशन की शक्ति के कारण 2 छाया मरे हुए लोगों को खोकर तोपों के 3 शॉट्स को रोकने में सक्षम था। मुझे डर था कि यह शहर में तबाही मचा देगा, यही कारण है कि मैं जोर रैंक के शिखर पर पहुंचने के बाद प्राप्त नए कौशल का उपयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि ये लोग मैना तोपें लेकर आए थे। एडम ने बड़बड़ाया और जल्द ही सिल्वर वेयरवुल्फ की ईथर आकृति ने एक बार फिर 29 छाया मरे हुए लोगों को ढक लिया। वेयरवुल्फ की आभा पहले की तुलना में थोड़ी कमजोर थी क्योंकि समूह में 2 कम छाया मरे हुए लोग थे। हालांकि वेयरवुल्फ की आभा पहले से कमजोर थी, लेकिन किसी कारण से सभी शिकारियों को उस समय अपने शरीर में आसन विनाश की भावना महसूस हुई जब सिल्वर वेयरवुल्फ की आकृति एक बार फिर दिखाई दी। फिर से मैना तोपों का उपयोग करें, चार्ल्स ने घबराई हुई आवाज में चिल्लाया क्योंकि उसकी खतरे की भावना का कौशल उसके दिमाग में मौत की घंटियां बजा रहा था। लेकिन हमारे पास सिर्फ 6 कोर हैं अंडरस्को। चुप रहो और अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो तोपों को चलाओ। चार्ल्स ने मियो को अपनी बात पूरी नहीं करने दी और एक जोरदार आवाज में कहा। चार्ल्स की जोरदार आवाज सुनकर मियो का शरीर कांप उठा और उसने तीरंदाजों को एक बार फिर तोपों को चलाने का संकेत दिया। वेयरवुल्फ पर सभी 5 तोपों को चलाओ। चार्ल्स ने वेयरवुल्फ को अपना मुंह खोलते ही चिल्लाया। वेयरवुल्फ के मुंह खोलते ही उसे जो विनाश की भावना महसूस हो रही थी वह और भी तीव्र हो गई। क्या हमें उसे रोकना चाहिए?
ओली ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा जब उसने देखा कि एडम क्या कर रहा था। चिंता मत करो, वह पानी में नहीं गिरेगा। शायद, काजिल ने अनिश्चित आवाज में कहा। गड़गड़ाहट, क्रैक क्रैक क्रैक। अचानक स्टोनी द्वारा बनाए गए किले सहित आसपास का वातावरण हिलने लगा और जमीन पर गहरी दरारें दिखाई देने लगीं। आग। जल्द ही सभी 5 मैना तोपें एस रैंक कोर से भरी हुई थीं और मियो ने गहरी दरारें देखकर भयभीत आवाज में चिल्लाया जो परजीवियों की तरह जमीन पर फैल रही थीं। धमाका 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 धमाका। 5 धमाकेदार आवाजें गूंज उठीं और आसपास का वातावरण चमकदार रोशनी से जगमगा उठा। जगह फट गई और 5 तोपें बिजली की गति से वेयरवुल्फ की ओर चली गईं। तीव्र रोशनी के कारण सभी लोग अपनी आंखें बंद करने को मजबूर हो गए। हाँ, चार्ल्स ने 5 तोपों के गोलों को वेयरवुल्फ की ओर जाते देखकर खुशी से चिल्लाया, लेकिन सिंगुलैरिटी क्रिएशन। तीव्र प्रकाश के बीच जहां सभी की आंखें बंद थीं, एडम की ठंडी आवाज गूंजी। वूश। जिस क्षण एडम की आवाज गूंजी, तीव्र प्रकाश गायब हो गया और अचानक गुरुत्वाकर्षण बल ने क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। चार्ल्स और अन्य शिकारियों ने भ्रम में अपनी आंखें खोलीं। ये समझ में नहीं आया कि तोपों के हमले अचानक क्यों गायब हो गए और वेयरवुल्फ की दिशा में देखने लगे। लेकिन जिस क्षण उन्होंने वेयरवुल्फ की ओर देखा, उनका सारा दिल ठंडा हो गया। सिल्वर वेयरवुल्फ के खुले मुंह के सामने एक छोटा सा ब्लैक होल जो कि सिर्फ 5 सेंटीमीटर बड़ा था, घूम रहा था और उनके लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि छोटे ब्लैक होल ने 5 तोपों के हमलों को अवशोषित कर लिया था। रॉकी वापस आओ, काजिल ने रॉकी और उसकी टीम से गंभीर स्वर में कहा, जो शिकारियों के ऊपर मंडरा रहे थे। काजिल की आवाज़ सुनकर रॉकी और उसकी टीम ने 1 सेकंड के लिए भी देरी नहीं की और तुरंत शिकारियों से दूर चले गए। भागो। चार्ल्स का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल को महसूस किया और पीछे मुड़कर चिल्लाया। अन्य शिकारी भी ब्लैक होल के खतरे को महसूस कर सकते थे, इसलिए वे भी चार्ल्स की आवाज़ सुनकर भागने के लिए मुड़े। स्विश। लेकिन इससे पहले कि उनमें से कोई भाग पाता, अचानक ब्लैक होल से गुरुत्वाकर्षण बल उभरा, जिसने सभी शिकारियों को अपनी ओर खींच लिया। क्रैक क्रैक क्रैक। दसियों किलोमीटर के क्षेत्र में जमीन दरकने लगी और पेड़, चट्टानें और मैना तोपें समेत सब कुछ ब्लैक होल की ओर बढ़ने लगा। चार्ल्स और अन्य शिकारियों ने मैना और अपने कौशल का उपयोग करके वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सब कुछ बेकार था। जाओ। अचानक एडम की आवाज़ फिर से गूंजी और वेयरवुल्फ के खुले मुंह के सामने घूम रहा ब्लैक होल शिकारियों की सेना के ऊपर दिखाई दिया। जब ब्लैक होल शिकारियों की सेना के ऊपर पहुंचा, तो किसी कारण से उसका गुरुत्वाकर्षण बल गायब हो गया और सभी शिकारी एक बार फिर से आगे बढ़ने में सक्षम हो गए। चार्ल्स और दूसरे शिकारी इस बात से भ्रमित थे कि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल क्यों गायब हो गया, लेकिन उन्होंने इस बारे में सोचना बंद नहीं किया और वहां से भागने लगे। रिवर्स सिंगुलैरिटी। जैसे ही सभी शिकारी भागने लगे, एडम की आवाज़ फिर से गूंजी और इलाके में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। लेकिन ये सन्नाटा ज़्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि अगले ही पल शिकारियों की सेना के ऊपर घूम रहा ब्लैक होल गायब हो गया। और जिस पल ब्लैक होल गायब हुआ, एक भयावह मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल ने 20 किलोमीटर के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। हेल अंडरस्को। शिकारी अचानक गुरुत्वाकर्षण में वृद्धि महसूस करते ही मदद के लिए चिल्लाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वे मदद के लिए चिल्ला पाते, डॉट डॉट डॉट। धमाका 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 धमाका। उनके शरीर फटने लगे। गड़गड़ाहट। गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक था कि 20 किलोमीटर के क्षेत्र में जमीन धंस गई, सभी पत्थर धूल में बदल गए और सब कुछ नष्ट हो गया। कृपया तुम्हें छोड़ दो अंडरस्को। चार्ल्स दया की भीख मांगना चाहता था, लेकिन गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक था कि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसका शरीर भी खून के धुंध में फट गया। सिर्फ 10 सेकंड में सभी शिकारी खून के धुंध में फट गए और छाया मरे हुओं पर हमला करने वाली सेना गायब हो गई। एडम के हमले की वजह से 20 किलोमीटर का क्षेत्र धंस गया और अब एक विशाल गड्ढे जैसा दिख रहा था जो सैकड़ों मीटर गहरा था। अगर कोई ऊपर से गड्ढे के अंदर देखता है तो उसे एक अंधेरा क्षेत्र दिखाई देगा जो अब खून के धुंध में डूबा हुआ है। ओई काजिल, मेरे पास एक है सवाल, ओली ने खून के धुंध से भरे गड्ढे को देखते हुए कहा। काजिल ने ओली को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसने अपना सवाल पूछा, हमने ये किला क्यों बनाया? ओली की बात सुनते ही काजिल का मुंह बेकाबू हो गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। काजिल ने उन्हें ये किला बनाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उसे डर था कि अगर वे सभी वेस्ट गेट की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे तो वे एक साथ इतने सारे शिकारियों को नहीं रोक पाएंगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि मून हाउलिंग आर्मी फॉर्मेशन की ताकत इतनी मजबूत होगी और एडम एक ही हमले में शिकारियों को खत्म कर देगा। जब काजिल सोच रहा था कि उसे ओली से क्या कहना चाहिए, तो उसने वेस्ट गेट की दिशा में देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। 6 चूहे वेस्ट गेट की ओर बढ़ रहे हैं। काजिल की बात सुनते ही ओली की आंखें चमक उठीं और वह तेजी से वेस्ट गेट की ओर भागी। तो मैं उनके साथ थोड़ी देर खेलूंगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे अब यहाँ और रुकने की ज़रूरत है।
मुझे नहीं लगता कि तुम उनके साथ खेल पाओगे क्योंकि वे दोनों पहले से ही उनका इंतजार कर रहे हैं, काजल ने खुद से कहा जब उसने ओली को चेहरे पर उत्सुकता भरे भाव के साथ पश्चिमी गेट की ओर भागते देखा। अध्याय 579 जागृति और रक्तरेखा भाग 2। जब रॉकी और उसकी टीम ने अपना हमला शुरू किया तो चार्ल्स ने जैरेड को संकेत भेजा ताकि वह और उसकी टीम वेस्ट गेट की ओर आगे बढ़ सकें। जब जैरेड को संकेत मिला तो उसने गहरी सांस ली और उसका चेहरा गंभीर हो गया। चलो चलते हैं, अपनी आभा को ठीक से छिपाना सुनिश्चित करें, उसने अपनी टीम के 2 जोड़ रैंक और 3 रैंक के शिकारियों से कहा और वे सभी अपने चुपके कौशल का उपयोग करके वेस्ट गेट की ओर भागे। जैरेड की टीम के सभी 5 सदस्य नेफ्लियम शहर के सबसे अच्छे हत्यारे थे, इसलिए वे सभी बिना कोई आवाज़ किए बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। डार्क गिल्ड के हमले के कारण शहर का पश्चिमी भाग अभी भी पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, इसलिए जैरेड और उसकी टीम के लिए नष्ट हो चुकी इमारतों का उपयोग करके छिपते हुए आगे बढ़ना बहुत आसान था। अपनी उच्च चपलता का उपयोग करते हुए वे केवल 10 मिनट में वेस्ट गेट के क्षेत्र के पास पहुंच गए। रुको, जब वे पश्चिमी द्वार से मात्र 10 किलोमीटर दूर थे तो जैरेड ने अपनी टीम को रुकने का संकेत दिया और संकुचित आंखों से अपने सामने देखा। उनसे कुछ ही दूरी पर जैरेड और उनकी टीम को एक बड़ा चांदी के रंग का गुंबद दिखाई दिया। हालांकि वे अभी भी गुंबद से कुछ दूरी पर थे, लेकिन वे सभी समय समय पर उसमें से ऊर्जा तरंगों को निकलता हुआ महसूस कर सकते थे। क्या वे बुलाए गए राक्षस इस गुंबद की रखवाली कर रहे हैं? जैरेड ने गुंबद को ध्यान से देखते हुए धीमी आवाज में कहा। ये ऊर्जा तरंगें बहुत अजीब हैं। ये संभव है कि उस गुंबद के अंदर कोई प्राकृतिक खजाना या कोई उच्च स्तरीय असाधारण जड़ी बूटी जन्म ले रही हो, जैरेड ने सोचा और उसकी आंखों में लालच चमक उठा। वह बुलाने वाला उस गुंबद के अंदर खजाने की देखभाल कर रहा होगा, अगर मैं उससे छुटकारा पा सकता हूं तो वह प्राकृतिक खजाना। जैरेड मन ही मन हंसा और अपने साथ आए 5 शिकारियों की ओर देखा। इस बात की बहुत संभावना है कि समनकर्ता उस गुंबद के अंदर है। हम गुंबद को तोड़ देंगे और समनकर्ता को पकड़ लेंगे, लेकिन सावधान रहें क्योंकि गुंबद की रखवाली करने वाला कोई तो होगा ही। सभी 5 शिकारियों ने अपना सिर हिलाया क्योंकि वे भी यही सोच रहे थे। गुंबद से निकलने वाली ऊर्जा तरंगों को महसूस करके ही वे बता सकते थे कि इसके अंदर जरूर कुछ चल रहा है। अपने चुपके कौशल के साथ पहले दिए गए अदृश्यता आकर्षण का उपयोग करें और मेरे पीछे आएं, इस आदमी के बेवकूफ़ी भरे शो को खत्म करने का समय आ गया है, जैरेड ने कहा और अपनी स्टोरेज रिंग से एक अदृश्यता आकर्षण निकाला। अन्य 5 शिकारियों ने भी ऐसा ही किया और अदृश्यता आकर्षण का उपयोग किया। अपने चुपके कौशल के साथ अदृश्यता आकर्षण का उपयोग करने के कारण वे सभी 6 गायब हो गए और यहां तक कि उनकी आभा भी पूरी तरह से छिप गई। आप सभी मेरी लोकेशन को समझ सकते हैं, है ना? अदृश्य होने के बाद जैरेड ने अपनी टीम के 5 सदस्यों से पूछा। वे एक ऐसी कलाकृति का उपयोग कर रहे थे जो उन्हें एक दूसरे के स्थान को महसूस करने की अनुमति देती थी ताकि वे पूरी तरह से काम कर सकें। हाँ, उन सभी 5 ने एक साथ जैरेड को उत्तर दिया। अच्छा, अब मेरे पीछे आओ, जैरेड ने पुष्टि करने के बाद कहा कि वे एक दूसरे के स्थान को महसूस कर सकते हैं। धीमे कदमों के साथ वे सभी 6 सावधानी से चांदी के गुंबद की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे गुंबद के करीब पहुंचते गए उन्हें लगा कि ऊर्जा तरंगों की तीव्रता बढ़ रही थी। जल्द ही वे गुंबद से केवल 50 मीटर दूर थे और स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि गुंबद से निकलने वाली ऊर्जा तरंगें किसी भी अन्य ऊर्जा तरंगों से पूरी तरह से अलग थीं जिन्हें उन्होंने अब तक महसूस किया था। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग न करें, जैरेड ने गुंबद के पास पहुंचने के बाद अन्य 5 शिकारियों को आदेश दिया और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया। उन्हें डर था कि उनकी कम आध्यात्मिक शक्ति के कारण अगर वे अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करते हैं तो वे अपना स्थान बता देंगे। जैरेड को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह उनका स्थान बता देगा क्योंकि उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर पर्याप्त भरोसा था और उसे यकीन था कि जब तक वह सावधानी से इसका इस्तेमाल करेगा तब तक कोई एस रैंक वाला भी उसे नोटिस नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस क्षण उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल किया और वह गुंबद की दीवार के पार चला गया, जैरेड को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों के माध्यम से जैरेड ने गुंबद के अंदर से 2 बैंगनी रंग की जलती हुई आंखें उसे देखती हुई देखीं। और जैसे ही उसने उन 2 आंखों में देखा, उसने अपने मन के अंदर कुछ शब्द सुने और उसकी दृष्टि काली हो गई। अंधेरे की दुनिया। उन शब्दों को सुनने के बाद बिजली के घोड़े की तरह जैरेड ने खुद को वोलेक की एक गहरी काली दुनिया में खड़ा पाया जहां उसके सभी कौशलशील थे। क्या मैं कहाँ हूँ? जैरेड को तब बहुत डर लगा जब उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया जहां उसके सारे हुनर सील कर दिए गए थे। अचानक जैरेड के सिर के ऊपर 2 बैंगनी आंखें खुलीं। जब जैरेड ने उन आंखों में देखा तो उसका चेहरा चकरा गया और वह अपनी जीवन शक्ति खोने लगा, ठीक वैसे ही जैसे बिजली के घोड़े के साथ हुआ था। वोलाक चकराए हुए जैरेड के सामने आया और 1 सेकंड के लिए उसे देखने के बाद उसने अपने तीखे पंजों से उसकी छाती को छेद दिया। धमाका। उसकी छाती को छेदने के बाद वोलाक ने उसके दिल को पकड़ लिया और अपने भूत जैसे चेहरे पर कोई भाव दिखाए बिना उसे कुचल दिया।
जिस क्षण जैरेड का दिल नष्ट हुआ, वह अंधेरी दुनिया जिसमें वह फंसा हुआ था ढहने लगी और 1 सेकंड से भी कम समय में उसने खुद को एक बार फिर गुंबद के सामने खड़ा पाया। अंधेरे की दुनिया से बाहर आने के बाद जैरेड ने अपने चारों ओर देखा और अपने साथियों के 5 सिरहीन शव देखे। अपने साथियों के सिरहीन शवों के पास एक्लिप्स अपने चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव के साथ खड़ा था। चेहरा खांसी तारांकन। अचानक जैरेड ने खून की खांसी की और नीचे देखा। जब उसने नीचे देखा तो उसने अपनी छाती में एक छेद देखा और उसका दिल गायब था। लानत है मॉन्स अंडरस्कोर। धमाका। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, उसकी जीवन आभा गायब हो गई और वह अपने चेहरे पर बेजान भाव के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उन्हें ले जाओ, वोलाक ने शवों को देखकर भावहीन स्वर में कहा और वह जिस स्थान पर खड़ा था वहां से गायब हो गया। एक्लिप्स ने जो स्टोरेज रिंग पहनी हुई थी वह चमक उठी और उसने जैरेड और अन्य शिकारियों के शवों को दूर रख दिया। उनके शवों को दूर रखने के बाद उसने काजिल और अन्य की दिशा में देखा और उनकी ओर भागा। अध्याय 580 जागृति और रक्तरेखा भाग 3। नाथन ने उस विशाल गड्ढे को देखा जो अब 5000 शिकारियों की कब्र थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कोई भाव नहीं दिखाया। इसका मतलब यह नहीं है कि इतने सारे शिकारियों को एक पल में मरते हुए देखने के बाद उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसने कोई भाव नहीं दिखाया क्योंकि उसका दिमाग अभी भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त था और उसे नहीं पता था कि उसे कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अभी अभी मरने वाले शिकारी नेफ्लियम शहर के शीर्ष शिकारी थे जो डार्क गिल्ड के खिलाफ हाल ही में हुए युद्ध में बच गए थे। हालांकि नाथन उस गड्ढे से बहुत दूर था जो शिकारियों के खून के धुंध और मांस के पेस्ट से भरा हुआ था, फिर भी वह खून की लोहे जैसी गंध को सूंघ सकता था। सदमा, अविश्वास, डर, दुख, गुस्सा। नाथन के दिल में कई भावनाएं भर रही थीं और उसे नहीं पता था कि उसे कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मैंने इन मादरचोदों से कहा था कि ऐसा मूर्खतापूर्ण निर्णय न ले, लेकिन 1 मिनट तक विशाल गड्ढे को देखने के बाद नाथन ने अपनी मुट्ठी बंद की और उस दिशा में देखते हुए कहा जहां एस रैंक वाले लड़ रहे थे। अगर एस रैंक वाले शिकारी शैडो अनडेड पर हमला करने के लिए सहमत नहीं होते तो ये सब कुछ नहीं होता। जब नाथन गहरी सोच में डूबा हुआ था तब एक्लिप्स जैरेड और उसकी टीम के शवों के साथ काजिल के पास वापस आ गया। ओली, जो पहले वेस्ट गेट की ओर भागी थी, वह भी अपने चेहरे पर एक उदास भाव के साथ लौटी क्योंकि उसे लड़ने का कोई मौका नहीं मिला। वोलाक के कौशल पूरी तरह से टूट चुके हैं। वह बिना किसी प्रयास के पलक झपकते ही एस रैंकर को भी मार सकता है। एक्लिप्स के साथ वापस आने के बाद ओली ने बड़बड़ाया। जब नाथन ने ओली और एक्लिप्स को वेस्ट गेट से वापस आते देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि वह जानता था कि जैरेड और उसकी टीम पहले वेस्ट गेट पर गई थी। मुझे मत बताओ कि वे भी। नाथन ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया और महसूस किया कि उसके चारों ओर की दुनिया घूमने लगी है। 5000 शिकारियों को खोना पहले से ही नेफ्लियम शहर के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। डार्क गिल्ड के हालिया हमले के बाद वे शिकारी वस्तुतः नेफ्लियम शहर की एकमात्र बची हुई ताकत थे, और यदि जैरेड भी शैडो अनडेड द्वारा मारा गया होता तो स्थिति उसकी अपेक्षा से भी बदतर होती। ये सभी लोग मूर्ख हैं। अगर डार्क गिल्ड ने हमारी मौजूदा स्थिति में फिर से हमला किया तो हम क्या करेंगे? नाथन ने शाप दिया और अपना सिर पकड़कर इमारत के ऊपर बैठ गया। अचानक युद्ध के मैदान से बहुत दूर एक बड़ा विस्फोट हुआ जहां 5000 शिकारी मारे गए थे। काजिल और अन्य छाया मरे हुए लोगों ने उस दिशा में देखा और देखा कि धधकती लपटें एक विस्तृत क्षेत्र को अपनी चपेट में ले रही थीं। काजिल ने लपटों के समुद्र की दिशा में देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं और एक पल के बाद ठंडी आवाज में कहा, लाइटनिंग हॉज हार गया। ओली, एक्लिप्स, एक्वा और कुछ अन्य छाया मरे हुए लोगों की आंखें जो काजिल के बगल में खड़े थे, उनकी आंखें ठंडी हो गईं जब उन्होंने उसे सुना। लाइटनिंग हॉज मार्गरेट के खिलाफ लड़ रहा था। वह हम पर हमला करने आए एस रैंक के शिकारियों में सबसे ताकतवर थी, इसलिए मुझे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। ओली ने आग की लपटों की दिशा में देखते हुए कहा। वह मार्गरेट से बहुत परिचित थी क्योंकि शैडो अनडेड बनने से पहले वह स्ट्रेट सिटी में गोल्ड रैंक गिल्ड की गिल्ड लीडर थी और उसने मार्गरेट के साथ कई बार काम किया था। वह अच्छी तरह जानती थी कि वह एक कमज़ोर शिकारी नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सबसे मजबूत है या सबसे कमज़ोर, क्योंकि उसने हम पर हमला करने का फैसला किया है। वह यहाँ भी उन बेवकूफ़ शिकारियों की तरह ही मरेगी। एडम उनके बगल में दिखाई दिया और कहा, हाँ, एक ही हमले में 5000 शिकारियों की सेना को मारने के बाद कोई अहंकारी व्यवहार कर रहा है। ओली ने एडम की बात सुनकर चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, मुझे अभी भी याद है कि जब तुम जिंदा थे तो तुमने मार्गरेट के सामने अपना सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं की थी। तारांकन खांसी। एडम खांसने लगा और दूर देखने लगा जब उसने ओली को यह दिखावा करते हुए सुना कि उसने कुछ नहीं सुना। टाइटन एलिफेंट और गोल्डन लॉयन अभी भी लड़ रहे हैं और ऐसा नहीं लगता कि वे हारेंगे। काजिल ने एडम और ओली की बातचीत को अनदेखा किया और कहा, क्या मुझे जाकर उस महिला से निपटना चाहिए? एडम ने पूछा। एडम की बात सुनकर काजिल ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम उसे खुद मारना चाहते हो। मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कौन मारता है।
मैंने कहा था कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह खुद यहाँ आ रही है। जैसे ही काजल ने बोलना समाप्त किया, एडम और अन्य छाया मरे हुओं ने एक धधकते उल्कापिंड की तरह आग की एक लकीर को अपनी ओर आते देखा। कुछ ठीक नहीं है, काजल ने मार्गरेट को अपनी ओर आते देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम्हारा क्या मतलब है? काजल की बात सुनकर ओली और अन्य लोगों के चेहरे पर गंभीरता आ गई और उन्होंने अपनी स्थिति संभाली। हालांकि उसकी आभा बहुत शक्तिशाली है, मैं महसूस कर सकता हूं कि यह पूरी तरह से अव्यवस्थित है। ऐसा लगता है जैसे उसने खुद पर नियंत्रण खो दिया है, काजल ने एक पल के बाद कहा। कुछ ही सेकंड में आग की लकीर छाया मरे हुओं के सामने थी और उनसे कुछ दूरी पर रुक गई। जब आग की लकीर रुकी तो काजल और अन्य लोगों ने मार्गरेट को उनके सामने मंडराते हुए देखा। उसका पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था और उसका बायां हाथ गायब था। उसके शरीर के चारों ओर गहरी लाल आग जल रही थी और वह अपने चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ छाया मरे हुओं को देख रही थी। वूश! अचानक आसपास का तापमान बहुत बढ़ गया और मार्गरेट के शरीर से मैना का एक विस्फोट हुआ। एक विशाल आग का गोला जो 10 मीटर चौड़ा और गहरे लाल रंग का था, उसके सिर के ऊपर बना और उसने बिना कुछ कहे उसे छाया मरे हुओं की ओर फेंक दिया। एक्वा! काजल ने विशाल आग के गोले को अपनी ओर आते देखकर जल्दी से चिल्लाया। दहाड़! एक्वा के आगे कूदने और अपने कौशल सी ड्रैगन का उपयोग करने पर क्षेत्र में एक ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। दहाड़! विशाल आग का गोला और पानी से बना समुद्री ड्रैगन एक पल में एक दूसरे से टकरा गया और भाप ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया। इस हास्यास्पद उच्च शक्ति के साथ क्या है? ओली ने चौंकते हुए स्वर में कहा कि एक्वा के समुद्री ड्रैगन और आग के गोले ने एक दूसरे को रद्द कर दिया। समुद्री ड्रैगन की दहाड़ एक अद्वितीय कौशल था जिसमें बहुत अधिक हमला करने की शक्ति थी, जबकि मार्गरेट ने जो आग का गोला इस्तेमाल किया वह सिर्फ एक सामान्य हमला था, इसलिए यह सामान्य था कि ओली संघर्ष के परिणाम को देखकर चौंक गया। जैसा कि मैंने पहले कहा था, उसके साथ कुछ गड़बड़ है, काजल ने गंभीर स्वर में कहा और अपना खंजर निकाल लिया। लापरवाही से काम मत करो या तुम खत्म हो जाओगे।